कुछ दिन पहले आई एक खबर ने वित्तीय गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों तक हलचल पैदा कर दी। खबर यह थी कि भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने चुपचाप बिना किसी राजनीतिक घोषणा या वैश्विक शोर शराबे के अपनी अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में हो रही इन्वेस्टमेंट को घटाते हुए सोने में हिस्सेदारी बढ़ा दी है। यह एक साधारण आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि रणनीतिक चाल थी। एक ऐसी चाल जिसने दुनिया को यह संकेत दे दिया कि भारत अब अमेरिकी डॉलर के प्रभाव से निकलने की कोशिश में जुट गया है। यह कदम सिल्वर लाइन नहीं, एक गोल्डन लाइन था, जो बताता है कि भारत वित्तीय विश्व व्यवस्था में बदलाव का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व करने की तैयारी में है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद विश्व मंच पर दो ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्होंने इस धारणा को और गहरा कर दिया कि डी-डॉलराइजेशन अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता का रूप ले रहा है। पहली घटना रूस की तरफ से आती है, एक ऐसा देश जो पश्चिमी प्रतिबंधों की आग में तपकर अपनी आर्थिक संरचना को किसी तरह बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहा था, पर अब खुलकर चुनौती दे रहा है। रूस के डेप्यूटी अलेक्जेंडर नोवाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठंडे स्वर में लेकिन बेहद तीखे संदेश के साथ घोषणा की कि रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग 95% व्यापार अब अमेरिकी डॉलर में नहीं, बल्कि रूबल और युआन में हो रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ व्यापार का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक आर्थिक मिसाइल जिसने वॉल स्ट्रीट की गलियों में बेचैनी और पेंटागन के दिमागों में हलचल पैदा कर दी। दशकों तक डॉलर के साए में रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था अचानक एक बहुध्रुवीय मुद्रा युग की तरफ बढ़ती दिखी। उसी समय दूसरी घटना भारत रूस संबंधों से आई। रूस के साथ भारत के रिश्ते कोई नए नहीं, लेकिन इस रिश्ते की आर्थिक तस्वीर बदल चुकी थी। अब भारत और रूस के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर छोड़कर रुपया और रूबल में हो रहा है। यह परिवर्तन मौन था, पर उसका प्रभाव बिजली जैसा था, तेज, निर्णायक और गहरा। रूस से तेल आयात, रक्षा सौदे, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा निवेशों में स्थानीय मुद्राओं का बढ़ता उपयोग पश्चिमी संसार को समझा गया कि भारत केवल चर्चा नहीं कर रहा, भारत दृढ़ कदम लेकर डॉलर वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। लेकिन यह बदलाव केवल बैंकिंग लेन देन का नहीं था, बल्कि भू राजनीतिक समीकरण का था। हर कूटनीतिक कॉरिडोर में, हर बड़े देश के विदेश मंत्रालय में, हर थिंक टैंक के ड्राफ्ट रूम में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या दुनिया अमेरिकी वर्चस्व के अंतिम दौर में है? क्या यह वह ब्रेकिंग मोमेंट है जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डॉलर से अलग होकर नई दिशा में बढ़ रही है? भारत की ओर लौटें तो सोने में निवेश बढ़ाना कोई साधारण पोर्टफोलियो रणनीति नहीं, बल्कि इतिहास की गवाही है। युद्ध, महामंदी, भू राजनीतिक संकट, हर दौर में सोना वह धुरी रहा है जहां राष्ट्र अपनी आर्थिक आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। जब कोई देश कागजी मुद्रा से हटकर सोने को चुनता है, तो वह भविष्य की अनिश्चितताओं को भांप चुका होता है। सवाल उठता है, आखिर आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया? क्या भारत को वैश्विक वित्तीय तूफान की आहट मिल चुकी है? क्या अमेरिका की आर्थिक नीतियां अब पहले जैसी भरोसेमंद नहीं रहीं? या फिर यह एक लंबी कूटनीतिक रणनीति का दूसरा अध्याय है, जहां भारत पश्चिम और पूर्व दोनों की शक्ति संरचनाओं को संतुलित करके एक नए वित्तीय वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका भी स्थिति को समझ रहा है। अपने नियम आधारित विश्व व्यवस्था की बात करने वाला अमेरिका अब देख रहा है कि नियम बदल रहे हैं, खिलाड़ी बदल रहे हैं और मैदान भी। रूस चीन का 95% व्यापार स्थानीय मुद्रा में होना केवल आर्थिक वाक्य नहीं, बल्कि डॉलर युग के ढहने का पहला शोर है, और भारत रूस का डील फॉर्मेट उस शोर को और तेज कर रहा है। पश्चिम के रणनीतिक विश्लेषक परेशान हैं, क्योंकि जिस भारत को वे लोकतंत्र का झंडा बरदार मानते थे, वही भारत अब वैश्विक वित्त की स्वतंत्र धुरी बनता दिख रहा है। ब्रिक्स समूह में भारत की सक्रियता, स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली का विस्तार और ग्लोबल साउथ में बढ़ती भूमिका एक ऐसी तस्वीर बनाती है जहां भारत एक दिन न सिर्फ सैन्य शक्ति बल्कि वित्तीय शक्ति केंद्र भी बन सकता है। लेकिन सस्पेंस यही है, क्या यह बदलाव सहज होगा या फिर डॉलर साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानेगा? इतिहास कहता है, आर्थिक प्रभुत्व कभी बिना संघर्ष के नहीं बदला। चाहे ब्रिटिश पाउंड का पतन हो या बर्लिन दीवार का गिरना, हर बदलाव के पहले विरोध, तनाव, प्रतिबंध और कूटनीतिक दबावों का दौर आया है। क्या भारत भी ऐसे दबावों का सामना करने के लिए तैयार है? तेल बाजार, रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी एक्सेस, इन सब पर अमेरिका की पकड़ अभी भी मजबूत है। भारत इस रस्साकशी में कितना संतुलन बनाए रख पाएगा? क्या इसमें कोई छिपी कीमत होगी जिसे भारत को चुकानी पड़ सकती है? या फिर यह वह क्षण है
जब भारत बिना गोली चलाए दुनिया की आर्थिक शक्ति संरचना में अपनी स्थिति बदल देगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो प्रस्तावना है। आगे आने वाले महीनों में और खुलासे होंगे और संकेत मिलेंगे। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर लेन देन, हर व्यापार समझौता, हर वित्तीय निर्णय वैश्विक सत्ता समीकरण को नया रूप दे रहा है। यह डीडॉलराइजेशन की क्रांति केवल बैंकिंग बदलाव नहीं, यह शक्ति का पुनर्वितरण है। और भारत इस बदलाव में मोहरा नहीं, खिलाड़ी है, शायद भविष्य का निर्णायक खिलाड़ी। अब सवाल यह नहीं कि डीडॉलराइजेशन होगा या नहीं, सवाल यह है कि इसकी अंतिम कीमत कौन चुकाएगा। और क्या भारत वह देश होगा जिसने इतिहास में पहली बार गोल्ड और रुपया दोनों को विश्व मंच पर चमकाया। सस्पेंस गहरा है क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है और दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगली चाल कौन चलता है। कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबर यह थी कि हमारे आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को घटाते हुए अब अपनी पूंजी को गोल्ड यानी सोने के अंदर बढ़ा दिया है। यह फैसला अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि भारत अब डीडॉलराइजेशन की दिशा में बढ़ रहा है और डॉलर आधारित एसेट्स में अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं उन्होंने साफ दिखा दिया कि डीडॉलराइजेशन अब केवल एक चर्चा नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनता जा रहा है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस पिछले कई सालों से लगातार अपने व्यापार को डॉलर से हटाकर दूसरी करेंसीज करने की कोशिश कर रहा है और अब रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग 95% व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि नेशनल करेंसीज में हो रहा है। यानी कि अब रूस और चीन आपसी व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी करेंसीज रूबल और युवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह भारत और रूस के बीच भी अब ज्यादातर लेन देन लोकल करेंसी में होने लगे हैं। इस खबर को न सिर्फ रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास्क ने कवर किया बल्कि दुनिया के कई बड़े मीडिया हाउस ने भी इसे रिपोर्ट किया। इसका मतलब यह है कि जो बात कुछ साल पहले तक केवल अनुमान लगाई जा रही थी वह सब अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन द्वारा हाल ही में उठाया गया कदम वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक अभूतपूर्व बदलाव की ओर संकेत करता है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय में ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि चीनी करेंसी युवान वैश्विक लेंडिंग बाजार में इतनी तेजी से अपनी पकड़ बनाई हो। रिपोर्ट्स के अनुसार युवान आधारित अंतर्राष्ट्रीय लोन की राशि 480 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है, जो मात्र एक वित्तीय आंकड़ा नहीं बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन का स्पष्ट प्रमाण है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय लेंडिंग में प्रमुख भूमिका यूएस डॉलर की होती थी, जिसके बाद यूरो और जापानी येन का स्थान माना जाता था। चीनी युवान हमेशा इस क्रम में सबसे पीछे होता था, लेकिन अब यह क्रम उलट गया है। युवान ने न केवल जापानी येन बल्कि यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया में डॉलर के बाद दूसरी सबसे प्रमुख लेंडिंग करेंसी बन गया है। यह बदलाव विश्व की आर्थिक संरचना में एक गहरी हलचल का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और ब्रिक्स बैंक जैसे बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों के माध्यम से लगातार अपनी मुद्रा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इन पहलों की वजह से कई विकासशील देशों ने डॉलर आधारित ऋण प्रणाली की जगह युवान आधारित वित्तीय मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है। यह केवल आर्थिक मजबूती का मामला नहीं बल्कि भू राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए विभिन्न आर्थिक प्रतिबंधों और डॉलर सिस्टम पर नियंत्रण के चलते कई देश विकल्प की तलाश में थे। चीन ने इस अवसर को पकड़ा और अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लोन सेटलमेंट का एक व्यवहार्य विकल्प बना दिया। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की रिपोर्ट भी इंगित करती है कि 2022 के बाद से वैश्विक ऋण संरचना में बड़ा मोड़ आया है। जहां पहले अधिकांश देशों द्वारा डॉलर या यूरो में कर्ज लिया जाता था, अब धीरे धीरे उस हिस्से को युवान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की निर्भरता कम होने लगी है और चीन वैश्विक वित्तीय सत्ता संरचना में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
हालांकि इस बदलाव के बावजूद डॉलर की केंद्रीयता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और निकट भविष्य में डॉलर को चुनौती देने का मार्ग लंबा है, लेकिन युवान का यह उभार अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह ट्रेंड संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था और अधिक स्पष्ट होगी, जहां चीन की भूमिका पहले से कई गुना अधिक होगी और वैश्विक व्यापार में करेंसी विविधीकरण तेजी से बढ़ेगा। आसान भाषा में समझें तो पहले देश अपने निवेश और उधारी के लिए अमेरिकी बॉन्ड्स का सहारा लेते थे, लेकिन अब कई देश युवान बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और डॉलर पर निर्भरता घटा रहे हैं। यह बदलाव इतना बड़ा है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भी कहा कि ब्रिक्स देशों के जरिए डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और उसमें चीन की करेंसी युवान ने अब सेंटर स्टेज ले लिया है। यानी जो काम पहले केवल डॉलर करता था, वही काम अब युवान करने लगा है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चीन का आर्थिक प्रभाव और ज्यादा गहराई से देखने को मिलेगा। अब अगर हम रूस की बात करें तो वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने साफ कहा कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार होता है उसका 90 से 95% हिस्सा अब या तो रूबल में या युवान में या फिर इंडियन रूपी में हो रहा है। उन्होंने बताया कि रूस की मजबूरी थी कि वह ऐसा करें क्योंकि पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने उन्हें डॉलर पर निर्भर रहना मुश्किल बना दिया था। इसीलिए रूस ने भारत और चीन दोनों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को स्थानीय करेंसीज में ट्रांसफर कर दिया। खास बात यह है कि रूस और चीन के बीच तो यह प्रक्रिया युद्ध के शुरू होने के बाद से ही लागू हो गई थी, लेकिन भारत और रूस के बीच व्यवस्था पिछले 2 सालों में धीरे धीरे मजबूत होती चली गई है। अब जहां पहले सिर्फ कुछ प्राइवेट रिफाइनरियां जैसे रिलायंस एनर्जी या नायरा एनर्जी कभी कभी युवान में भुगतान करती थीं, वहीं अब अक्टूबर 2025 तक कई स्टेट रिफाइनरियां भी रशियन ऑयल के लिए युवान में ही पेमेंट कर रही हैं। और इस बदलाव के पीछे आरबीआई की भूमिका काफी अहम रही है, क्योंकि आरबीआई ने ही लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक आसान सिस्टम बनाया था जिसे वस्त्रो अकाउंट कहा गया। आरबीआई द्वारा बनाया गया वस्त्रो अकाउंट सिस्टम बहुत ही समझदारी से डिजाइन किया गया था। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का कोई व्यापारी रूस से 100 रुपये की वस्तु खरीदना चाहता है तो वह रकम एसबीआई बैंक में जमा कर देगा। वही पैसा रूस के व्यापारी के नाम पर वस्त्रो अकाउंट में दर्ज हो जाएगा। बाद में जब रूस का व्यापारी भारत से कोई सामान खरीदेगा तो वही 100 रुपये उसके उपयोग में आ जाएंगे। रूस ने भारत और चीन दोनों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को स्थानीय करेंसीज में ट्रांसफर करने का जो रणनीतिक निर्णय लिया, वह केवल एक साधारण आर्थिक प्रयोग नहीं था, बल्कि वैश्विक वित्तीय ढांचे के बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की गहराई से जुड़ी एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस डॉलर आधारित प्रणाली से बाहर धकेला गया और उसे नए वित्तीय रास्ते तलाशने पड़े। चीन के साथ तो यह वह प्रक्रिया युद्ध शुरू होते ही तेजी से लागू हो गई थी और रूस चीन व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अब डॉलर या यूरो के बजाय युवान और रूबल में निपटारा होता है। लेकिन भारत और रूस के संदर्भ में यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी। शुरुआती दौर में निजी भारतीय रिफाइनरियां जैसे रिलायंस एनर्जी और नायरा एनर्जी कभी कभी युवान में भुगतान करती थीं, लेकिन अक्टूबर 2025 तक स्थिति बदल चुकी है। अब प्रमुख सरकारी तेल रिफाइनरियां भी रूस से तेल खरीदने के लिए युवान में पेमेंट कर रही हैं। यह केवल भुगतान की तकनीक में बदलाव नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन के नए दौर की शुरुआत है, जहां डॉलर का एकाधिकार चुनौती के दायरे में है और भारत, रूस तथा चीन मिलकर एक वैकल्पिक वित्तीय ढांचा तैयार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रही है। आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्रा में संभव बनाने के लिए एक अनोखा और दक्ष सिस्टम डिजाइन किया जिसे वस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। वस्त्रो अकाउंट भारत की विदेशी नीति, व्यापार नीति और वित्तीय नीति तीनों को एक साथ जोड़ने वाला एक ऐसा नवाचार है जिसने भारत को बिना सीधे डॉलर निर्भरता के भी वैश्विक व्यापार करने में सक्षम बनाया। इसका सिद्धांत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। यदि कोई भारतीय व्यापारी रूस से 100 रुपये की वस्तु खरीदना चाहता है तो वह राशि भारतीय बैंक उदाहरण के लिए एसबीआई में जमा कर देता है। यह राशि रूस के व्यापारी के नाम पर खुले वस्त्रों अकाउंट में दर्ज हो जाती है। जब बाद में रूसी व्यापारी भारत से कोई वस्तु खरीदेगा तो वही 100 रुपये उसके उपयोग में आ जाएंगे। इस तरह यह तंत्र डॉलर के स्थान पर स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सक्षम बनाता है। इसमें किसी भी प्रकार के विदेशी मुद्रा जोखिम, प्रतिबंधों या वैश्विक भुगतान
भुगतान प्रणाली के दबाव की चिंता नहीं रहती, क्योंकि लेन देन पूरी तरह द्विपक्षीय और घरेलू बैंकिंग तंत्र के दायरे में होता है। इस कदम से 3 बड़े रणनीतिक फायदे हुए। पहला, रूस के साथ ऊर्जा खरीद बाधा रहित रही। इवन जब पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ स्विफ्ट प्रतिबंध लगाए और डॉलर पेमेंट चैनल को जोखिमपूर्ण बना दिया, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रूस से प्राप्त करता रहा और सस्ती दरों पर रूसी क्रूड आयात संभव हुआ। दूसरा, भारतीय मुद्रा रूपी और स्थानीय वित्तीय प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग बढ़ा, जो दीर्घकालिक रूप से भारत की वित्तीय संप्रभुता को मजबूत करता है। तीसरा, यह मॉडल भविष्य के लिए, जहां दुनिया बहुध्रुवीय आर्थिक ढांचे की ओर बढ़ रही है, भारत को तैयार करता है। चीन और रूस पहले से डॉलर वर्चस्व को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहे थे। अब भारत भी इस रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहा है। इसके अतिरिक्त वस्त्रो अकाउंट केवल एक तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि एक प्रकार का आर्थिक कूटनीतिक हथियार भी है। इससे भारत यह संदेश देता है कि वह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में स्वतंत्र राह बनाने में सक्षम है और पश्चिमी वित्तीय संस्थानों या प्रतिबंधों के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे सकता है। भारत ने वस्त्रो अकाउंट प्रणाली को अपनाकर 2 चीजें साबित की। पहली, वह वैश्विक व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने वाली दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी, वह अपनी वित्तीय प्रणाली को वैश्विक मंच पर वैकल्पिक और समानांतर रास्ते उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारत ने यह कदम अत्यंत संतुलित कूटनीति के साथ उठाया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।